हाँ, तो प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, अब आप लोगों का समय आ चुका है। कल होने वाले हिंदी का जो परीक्षा है उसके लिए जो अंतिम VVI अंतिम लघुत्तरीय प्रश्न आज हम दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग सही ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। रात में इसी से प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों छात्र छात्राओं के लिए यह प्रश्न इसी से आएगा, इसीलिए इसे निश्चित रूपेण आप लोग देख लीजिएगा, और ताकि आपका जो अच्छा से अच्छा पेपर जाए, अच्छा से अच्छा अंक आपको प्राप्त हो। तो ये जो आपका प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको 20 से 30 शब्दों में देना है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न है लघुत्तरीय। उसका पहला प्रश्न आपके लिए है। पहला प्रश्न है जो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लिखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। यहाँ पर लोगों होगा, नोगो हो गया, लोगों को मानते हैं, क्योंकि अभिरुचि और रुचि और विवशता बस काम करने को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, काम कुशलता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या इसी को मानते हैं कि लोगों को निर्धारित कार्य करना पड़ता है, क्योंकि निर्धारित कार्य से, निर्धारित पेशा से लोगों को रुचि और व्यवस्थापूर्ण मनुष्य को काम करना पड़ता है, और जिस व्यवस्थापूर्ण काम करने में और रुचि के साथ काम करने में श्रमिकों का जो है, लोगों का जो है, न तो दिल लगता है और न दिमाग लगता है, जिससे कार्य कुशलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और क्यों। तो वेदांतियों का वेदांती ये पश्चिम जगत के भारत के संबंध में सही ज्ञान और दृष्टि के प्रणेता विश्व विख्यात विद्वान मैक्स मूलर पहला व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने में स्पष्ट किया। और यही मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। प्रश्न क्या है? जो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजों अधिकारियों को है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला और सांस्कृतिक वैभव परिपूर्ण भारत को समझ करके ही ये भारत में एक से एक बढ़ कर के शानदार और अस्मरणीय काम कर सकता है, इसीलिए ये इन्हें माना गया है। अगला प्रश्न है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस का अभिप्राय गुरु कृपा और ईश्वर के रसास्वादन से है। जिसने अपने को राम नाम में सराबोर कर दिया, वह इस भवसागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अगला प्रश्न है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। कवि आंसुओं के माध्यम से विरह विकल आत्मा द्वारा प्रेमिका के अंतर्मन को छू लेना चाहता है। आँख में आंसू दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टिगत नहीं होता है, लेकिन अश्रुधारा निरंतर बहती रहती है। कवि अपने आंसुओं को उन सज्जनों के आंगन में पहुंचाना चाहता है जहां प्रेम की वर्षा हो। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम घन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं।
प्रश्न क्या है? कवि प्रेमघन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? तो कवि प्रेमघन के अनुसार आज के नगर में विदेशी की झलक स्वदेशी की झलक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। नगरीय व्यवस्था, नगर की रहन सहन सब पश्चात सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती है। विदेशी वस्तुओं को लोग चाह करके बहुत चाहत से खरीदते हैं। इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है। ऐसी प्रथा में से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है। चतुर्दिक विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत की दृष्टि में आज के भारत का तप संयम क्यों है? कवि सुमित्रानंदन दृष्टि में आज का तप संयम क्यों है, इसके बारे में लिखें। कवि की दृष्टि में आज का भारत का तप संयम सफल है क्योंकि इसी घोर तप और संयम के कारण, संयम से उसका अहिंसा रूपी अमृत के समान दूध जो है उनकी संतान पी लिया है, अर्थात भारतीयों ने पी लिया है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक आदि रूप से मजबूत हो गए हैं और सब ओर किसी भी अब वे भारतीय किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसीलिए ये सुमित्रानंदन पंत कहे हैं, आज के दृष्टि में भारत माता का तप संयम और सफल है। क्या लिखेंगे? जो कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम सफल है क्योंकि इन्हीं घोर तप और संयम से तैयार होकर के अहिंसा रूपी अमृत पान कर लिया है। अब मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक आदि सभी रूपों से भारतीय मजबूत हो गए हैं। अब वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के द्वारा प्राप्त राशि से उनका घर गृहस्थी नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर का काम करके किसी तरह से जीवन यापन कर लेती है। देवी नदी के किनारे, देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। कहाँ घर था? देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला प्रश्न है माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसे है, लिखें। मंगू को छोड़कर उत्तर में लिखेंगे, मंगू को छोड़कर माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते में माँ रो रही थी। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी, कि इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं। भय के कारण आज माँ का बिछावन सूना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह से पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी और दौड़ो रे ये कह करके मेरे मंगू को बाहर मार डाला, ये सुनाई, ये कह करके चिल्लाने लगी। बेटा चारपाई पर उछल पड़ा। माँ इसी तरह से माँ मंगू की श्रेणी में, यहाँ पर मंगू होगा, ये मधु हो गया है, मंगू की श्रेणी में माँ मिल गई। अगला है, नाक का बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं। तो ये नाखून बढ़ने की सहजात वृत्ति मनुष्य के जीवन की इच्छाओं की, जब तक मनुष्य नहीं बनता तब तक वह नाखून बढ़ाने की ओर और रहता है। मनुष्य जब तक जो नाखून बढ़ने की सहजात वृत्तियाँ मनुष्य के जीवन की इच्छाओं की ओर, जब तक मनुष्य नहीं बनता तब तक वह नाखून बढ़ाने की ओर रहता है। मनुष्य बनकर नाखून
मनुष्य बढ़ाने की ओर रहता है। मनुष्य मनुष्य बनकर नाखून काटने की हिंसक प्रवृत्ति को मार जाने की सहजात प्रवृत्तियां हैं। नाखून का बढ़ना पशु स्तर पर घटित होता है तथा नाखून का काटना मनुष्य स्तर पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में किन भारतीय शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त हुए। दक्षिण उत्तर भारत में इन राजाओं के लेख जो है वह नागरी लिपि में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? वह पुराना वृक्ष हमारी अनुभवी चौकन्ना रहने वाली पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जो हमारी सभ्यता और मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अविचल और अडिग भाव से तत्पर रहती है। इसी कारण कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, बहुत ही सारा प्रश्न जो है आज आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। जो खालिश बेचैनी किनकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखें। तो खालिश बेचैनी अक्षर ज्ञान सीखने वाले शिशु की है। ख से खरगोश सीखते समय वह बालक भी खरगोश की तरह इधर उधर भागने के लिए बेचैन हो जाता है। खरगोश चंचल होता है, वह पिंजरा में बंद नहीं होना चाहता है। बालक माँ के दबाव में आकर पढ़ना नहीं चाहता है, उसका ध्यान भी खरगोश की तरह इधर उधर भटक जाता है। अगला प्रश्न, कवि जीवानंद दास अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? अगले जन्म में बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ कवि की है। बंगाल के प्रति कवि का समर्पण भाव, मोह, उत्कृष्टता झलकती है। बंगाल में जन्म लेकर अन्य बंगाल कवियों की तरह प्रेरित होकर के उनकी सोच मातृभूमि में अगले जन्म में प्रश्न है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? बाबू ये आंसर इसका गलत होगा, ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ये आंसर गलत है। अगले जन्म में कवि जीवानंद दास, प्रश्न है अगले जीवन में कवि जीवानंद दास क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? अगले जीवन में कवि ये चाहता है कि मनुष्य जो है लोभ मोह माया के जाल में फंस करके अनेक कर्म करता है, जिससे मनुष्य के जीवन में पुनः जन्म नहीं हो सकता है। तो पक्षी के जीवन में चाहे कौवा, सारस, हंस या उल्लू, इन सभी के रूप में ही कवि अपने आप को जन्म लेने की संभावना देखता है, क्योंकि पक्षी का जीवन मनुष्य के बाद सर्वोत्कृष्ट होता है। सबसे उत्तम कवि मानते हैं। कवि स्वतंत्र होकर के रहना चाहता है। पंछी भी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, इसीलिए कवि पंछी के रूप में ही अगले जन्म में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रे नर मार या रिल के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? भक्त कवि अपने को भगवान का जलपात्र मानता है। भक्त कवि जीवात्मा परमात्मा का जलपात्र है। भक्त ये कवि कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का जलपात्र है, जिसमें भगवान ने अपने सारे गुण को संजोग करके रखे हैं। अपने गुण दोष को बहुत मिसप्रिंट है, गुण को संजोग कर रखे हैं। कवि ने अपने को भगवान का जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रकट किया है। यहाँ पर होगा प्रकट किया है, अपने को मदिरा के रूप में प्रकट किया है। कवि के अस्तित्व रूपी जलपात्र में भगवान ने आनंद की मदिरा संभाल कर रखी है। जलपात्र टूटने और उससे मदिरा के बह जाने पर लोगों का अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उनके अस्तित्व पर सवाल लग जाएगा, इसीलिए अस्तित्व पर शंका करने लोग लग जाएंगे।
अगला प्रश्न है लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है? लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे सिकंदर नाम दिया है। जिस प्रकार सिकंदर ने अनेक देशों को जीतकर विजय अभियान को पूरा किया, उसी प्रकार विलियम जोन्स भी साहित्य और पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने के लिए संकल्पित होकर लगा हुआ था। पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने के लिए संकल्पित होकर लगा हुआ था। उनकी जीवटता के कारण लेखक ने उन्हें नए सिकंदर के नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक असमंजस में पड़ गए। छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें यह सोचने को विवश कर दिया कि नाखून बार बार कटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ रहा है। लेखक नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने को मजबूर कर दिया। इसी तरह से छोटी लड़की के पूछने के द्वारा के पर ही यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित हुआ। अगला प्रश्न, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा? छोटी सी गलती होने पर किशोर बहादुर को पीटता था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे का दोष मढ़ दिया। लेखक निर्मला ने बहादुर को खूब पीटा, उनके रिश्तेदार ने भी पीटा। इन्हीं सब कारणों से एक दिन बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? विदेशियों द्वारा बार बार लूटने रौंदने से भारत माता का हृदय विकीर्ण हो गया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया। आज यह दूसरों के द्वारा रौंद दी जा रही है। जिस तरह धरती सबका ध्वंस, सबका बोझ सहन कर रही है, उसी प्रकार भारत माता भी सबका ध्वंस, उपद्रव आदि सहज भाव से सहन कर रही है। चंद्रमा अनायास राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है, जिस प्रकार उसी प्रकार यह धरती भी विदेशी आक्रमणकारियों के सदृश राहु से ग्रसित हो रही है। डुमरांव की महत्ता किस कारण है? डुमरांव की महत्ता शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के कारण है। इसी कारण शहनाई और डुमरांव एक दूसरे का पूरक है। जो जानने लगे और शहनाई में जिस नारी का उपयोग होता है, वह नारी भी सोन नदी के किनारे डुमरांव में बहुत अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है जो शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? गांधी जी शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण से मानते थे। गांधी जी का विचार था कि जब तक भारत आज़ाद हो जाएगा तब साहस, बल, सदाचार के साथ आत्मोत्सर्ग की शक्ति के विकास के लिए सतत संघर्ष करना होगा, तभी हमारा ध्येय पूर्ण होगा, स्वराज सफल और सबल होगा। चरित्र निर्माण के द्वारा ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जिससे राष्ट्र के विकास में मदद मिलेगा। इसीलिए शिक्षा का मूल ध्येय कवि चरित्र निर्माण से मानते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखें। आप लोग इसे ज़रूर जो है वह पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी आशा के साथ कि कल से होने वाले आपका परीक्षा जो है अच्छा जाए। आशीर्वाद है आप सबों को। आशा के साथ फिर मिलते हैं कल से संस्कृत का लेकर के। तब तक जय हिंद।